Welcome to video 2 of chapter 3 current electricity. In the previous class we derived this expression for drift velocity Vd is equal to minus E tau by m, and we stopped at this relation between conductivity and relaxation time. Conductivity sigma is equal to Ne square tau by m. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस डेरिवेशन से. वी विल डिराइव दिस रिलेशन. ये रिलेशन हम डिराइव करेंगे सबसे पहले, एंड देन वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेट अस अज्यूम अ कंडक्टर with cross section area A as given here, and if we apply electric field across the conductor, electric field जो है मान लो राइट की तरफ जा रही है, then the electrons we know will be going towards left. electrons इसके अंदर से left की तरफ जा रहे होंगे. so these electrons will be covering some distance. let's say distance covered by the electrons in delta t time is equal to, how do we find the distance covered? हमें इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मालूम है. वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम. ये वेलोसिटी का हमने मैग्नीट्यूड लिया है बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन नाउ. हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल लें, तो वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर मान लो अब हमें पता नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे. लेट्स से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस कंडक्टर. ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स n लेते हैं, तो इस टोटल गिवन एरिया में से निकलने वाले टोटल कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कितने होंगे? इफ़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ n, the number of electrons passing through this area is given by, हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू Vd डेल्टा t which is our distance into area. what is this whole thing? ये जो हमारा Vd डेल्टा t into area है, ये हमारी पूरी वॉल्यूम है. कौन सी वाली वॉल्यूम है ये? दिस इज, if you take this area and the electrons have moved some distance in time delta t. तो ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है, डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मूव किए होंगे, रेड पोर्शन से ग्रीन पोर्शन तक. तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम, दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस एरिया को पास कर चुके हैं इतने टाइम में. सो इफ दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, now what is the total charge? The total charge passing through this area is given by, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से. सो वी गेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई. सो दिस इज माइनस NEA Vd डेल्टा t. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ई चार्ज होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिस होल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई माइनस ई. अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट की तरफ है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लेफ्ट की तरफ होंगे. सो इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द टोटल चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लस NEA Vd डेल्टा t. ठीक है, हमने इसको, क्योंकि जो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज हो गया. एंड दिस इज द टोटल चार्ज. दिस इज ऑल्सो रिटन एज, टोटल चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू I डेल्टा t विच इज सेम एज NEA Vd डेल्टा t. तो डेल्टा t कैंसिल. Now we get I is equal to NEA Vd, and this is a very important relation. ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन है, and this is very commonly used in numericals और derivation में भी.
अब हमको पता है कि देखो हमने करंट निकाल लिया। अब करंट और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू करंट डेंसिटी टाइम्स एरिया, बिकॉज करंट डेंसिटी इज I बाई ए, ठीक है। एंड I हमने देखा इज ऑल्सो इक्वल टू NEAVD, राइट। सो A से A कैंसिल, व्हाट इज आवर J, आवर करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NEVD, राइट। और VD की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, NEVD की वैल्यू है EE टाउ बाई M, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम बाई M। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने देखी थी प्रीवियस डेरिवेशन में, और क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन हियर, तो ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स NE स्क्वायर टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M, okay। We can write this thing in vector form. This becomes J vector is equal to NE square tau by M times E vector। अब ये familiar सा expression लग रहा होगा, this expression we have seen earlier। ये expression बिल्कुल इस expression के similar है, right। और ये एक्सप्रेशन जो हमने देखा था, दिस इज ओम्स लॉज इक्विवेलेंट, ये तो ओम्स लॉ का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन था जो हमने देखा था। सो सीइंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन डायरेक्टली टेल दैट सिग्मा इन दिस रिलेशन इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई M, एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। So these are two important relations, and now we will look at example 3.1 from the textbook। Example 3.1 में पूछा गया है कि एक कंडक्टर है हमारे पास, कॉपर का कंडक्टर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, और अज्यूम करना है हमें कि हर एक कॉपर का एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। कॉपर की डेंसिटी दी गई है 9 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, और एटमिक मास भी दिया हुआ है कॉपर का। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है कि एक तो इस कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, और दूसरा उस ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करना है हमें थर्मल स्पीड से, जो कॉपर एटम्स की थर्मल स्पीड है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर द एटम्स ऑफ कॉपर विल ऑल मूव विद सम वेलोसिटी। तो वो थर्मल वेलोसिटी से कंपेयर करना है ड्रिफ्ट स्पीड को, और इस ड्रिफ्ट स्पीड को हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टर में उसकी स्पीड से, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, व्हाट आर द फॉर्मूले रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमें चाहिए ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। तो हम ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, VD इज इक्वल टू I/ENA। और हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू है हमारे पास। करंट हमें मालूम है, दिस इज़ 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमें नहीं मालूम है, सो वी नीड टू फाइंड आउट। एंड एरिया भी हमारे पास दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अगर कोई भी चीज़ SI यूनिट में नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करके ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास डेंसिटी है और एटमिक मास है। सो वी नो द डेंसिटी इज़, इसको साइड में सॉल्व करते हैं, डेंसिटी इज़ 9 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर क्यूब, अगर हम एक मीटर क्यूब का ब्लॉक लेते हैं तो उसका 9 × 10³ kg इतना मास होगा। और 1 एवोगाड्रो नंबर जो है 6.022 × 10⁻23 एटम्स
हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 × 23 ले रहे हैं। 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम ले रहे हैं कॉपर के, उसका मास है 63.5 ग्राम, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितने एटम आए? अगर 63.5 ग्राम में 6 × 10⁻23 एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने एटम आएंगे? 1 ग्राम में 6 × 10⁻23 बाई 63.5 एटम्स आएंगे। और अभी हमने देखा कि 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम होते हैं? 9 × 10⁻6 ग्राम्स, राइट। 10⁻3 kg को 10⁻6 ग्राम लिख लिया। तो 1 ग्राम में इतने एटम, तो 9 × 10⁻6 ग्राम्स में कितने एटम होंगे? 6 × 10⁻23 × 9 × 6 10⁻6 बाई 63.5। इसको फिर सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। सॉल्व करके वी गेट 8.5 × 10⁻28 एटम्स। ये किस में एटम आए इतने? 9 × 10⁻6 ग्राम में। और 9 × 10⁻6 ग्राम क्या है? 1 मीटर क्यूब अगर हम कॉपर ले रहे हैं तो उसमें इतने एटम हुए। और अभी अभी हमने क्वेश्चन के बिगिनिंग में एज्यूम किया था कि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो आई कैन ऑल्सो से कि इतने 1 मीटर क्यूब में 8.5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वी कैन राइट n, जो हमारा n निकालना था हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो है 8.5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इज दिस ओके? और ये ऐसा यूनिट में है। तो अब ये वाली जो n की वैल्यू चाहिए थी हमें, इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। 8.5 × 10⁻28, सो यहाँ पे हम डालेंगे 8.5 × 10⁻28 इस n की जगह। ठीक है, एंड फाइनली व्हेन वी सॉल्व दिस, तो हमें Vd की वैल्यू आएगी 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, मैथमेटिक्स तो एकदम सिंपल ही है इसमें। ठीक है, सो आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट। और 10⁻³ मीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। सो 1.1 × 10⁻³ मतलब दिस इज़ 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब रफली 1 मिलीमीटर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए इनको 9 से 10 सेकेंड लगेंगे। सो दिस इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था? इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें कंपेयर करना है थर्मल स्पीड से और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से। सो लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में थर्मल स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? हम 11th का फॉर्मूला याद करेंगे, जिसमें हाफ mv² वॉज इक्वल टू 3/2 kBt, वेयर kb इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस गिव्स 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, एंड द थर्मल वेलोसिटी इज़ 3 kBt/m²। ठीक है, इसकी सब्स्टिट्यूशन हम अभी नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बट दिस अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब थर्मल स्पीड इतनी होती है कि 1 सेकेंड में 200 मीटर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी 1 मिलीमीटर 1 सेकेंड में। सो दिस इज़, वी कैन से दिस इज़ 10⁵ टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अप्रॉक्सीमेटली वी आर जस्ट टेकिंग द ऑर्डर ऑफ 10। ठीक है, हम प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपैरिजन में, जस्ट द ऑर्डर। ठीक है, और तीसरा क्या था? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल सेम है, मैंने पहले भी बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसकी स्पीड के बराबर ही होती है, और EM वेव्स की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू, मच लार्जर देन दिस थर्मल वेलोसिटी। ये वैल्यू हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लगभग 10⁻11 टाइम्स बड़ी है, राइट। सो दिस इज़ आवर कंपैरिजन। तो सबसे फास्ट मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड,
फिर उससे कम वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी ऑफ कॉपर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे स्लो है, सबसे कम है ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट थिंग इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज़ मोबिलिटी? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़ गिवन हियर। मोबिलिटी जो है इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है किसी भी कंडक्टर की, वो हमारी मोबिलिटी है। अगर हमने दो अलग अलग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम हो। जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट ज़्यादा तेज़ी से होगा, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। और मोबिलिटी हमें मालूम है, द लिटरल मीनिंग इज़ द एबिलिटी टू मूव, द एबिलिटी टू बी मोबाइल, राइट। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी विल बी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होगी? सेम एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डिनोमिनेटर, तो हम मीटर पर वोल्ट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के लिए वही चीज़ याद रखेंगे जो पहले बताया था, E इज इक्वल टू माइनस dV/dl। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है V, वो है वोल्ट्स में और लेंथ है मीटर में, सो वोल्ट पर मीटर। सो व्हाट डज इट गिव अस? इट गिव्स मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, जनरली इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। नाउ वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज E τ/m। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो क्या बनेगा? U इज इक्वल टू E τ/m एंड अगेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिनोमिनेटर, तो E कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू बिकम्स इक्वल टू E τ/m। दिस इज मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा है तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नाउ वी नो दैट इन कंडक्टर्स जनरली ओम्स लॉ इज़ फॉलोड। अभी तक हमने यही देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि जब अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन ओम्स लॉ हैज़ इट्स लिमिटेशंस, ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ ओम्स लॉ फेल हो जाता है। सो वी आर सीइंग व्हाट आर दोज केसेस। पहला केस है ऐसा केस जहाँ पे V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो। तो आफ्टर सर्टेन लिमिट, वील लुक एट द ग्राफ्स ऑन द राइट साइड। V और I जो है कंडक्टर्स में V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं। कुछ लिमिट के बाद क्या होता है कि I और V का जो स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है वो स्ट्रेट लाइन से डिविएट करता है, एज इट इज़ गिवन हियर इन केस ऑफ कंडक्टर्स। द सेकेंड लिमिटेशन इज़, कभी कभी ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे V और I का जो बिहेवियर है वो सिमेट्रिक नहीं है। लुक एट दिस ग्राफ, सेकेंड ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है, बट इट इज़ स्लोली इंक्रीजिंग एंड देन सडनली करंट राइजेस। और दूसरे वाले क्वाड्रेंट में करंट का जो बिहेवियर है वो पहले वाले के जैसे नहीं है, एंड दिस हैपन्स इन केस ऑफ डायोड्स। सो फर्स्ट वाज केस फॉर कंडक्टर्स, सेकेंड वन इन केस ऑफ डायोड्स, V एंड I आर नॉट सिमेट्रिक, एंड द थर्ड केस इज जहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल्स में फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ I, ये थर्ड ग्राफ देखेंगे, I जो है एक I की फिक्स वैल्यू के लिए वी हैव टू corresponding वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस। सो I and V do not have unique values associated with each other. So these are three major cases in which Ohm's law fails, and these materials which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. जो मटेरियल Ohm's law फॉलो करते हैं वो ohmic कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो non-ohmic कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स की हमें मालूम है कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है, राइट, क्योंकि कंडक्टिविटी हाई होती है। सो मेटल्स हैव लो रेसिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। द ऑर्डर इज गिवन हियर। रेसिस्टिविटी का ऑर्डर है 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू
हैव एन आइडिया। इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी हाई रेसिस्टिविटी होती है और लो कंडक्टिविटी होती है, और इन दोनों के बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, एंड सिमिलरली कंडक्टिविटी भी इन दोनों के बीच में लाई करती है। रिमेनिंग पोर्शन विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।